हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नीति आयोग से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे तथा योजना आयोग से नीति आयोग तक के सफ़र को ध्यान से समझेंगे। नीति आयोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, इसके अलावा इससे रिलेटेड प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक नीति आयोग। प्लानिंग कमीशंस को रिप्लेस करके, यानी प्लानिंग कमीशंस हिंदी में कहे तो योजना आयोग की जगह बनाया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की मीनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा इसका गठन किया गया था। 13 अगस्त 2014 को 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशंस को समाप्त करने की बात हुई तथा 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान योजना आयोग को डिसॉल्व करने की घोषणा की। इसके जगह एक नए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कही। इस घोषणा के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में सामने आया। आगे चलते हैं। योजना आयोग की बात करें तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन के स्ट्रक्चर को अपनाया गया, जिसमें योजना बनाकर काम किया जाता था। 5 ईयर प्लान हो या फर्स्ट ईयर प्लान हो, काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रही। योजना आयोग ने प्लानिंग यूनिट के रूप में दशकों तक योजना बनाने का काम को अंजाम दिया। प्लानिंग कमीशंस भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर योजना आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। योजना आयोग देश के आर्थिक विकास को नियोजित ढंग से दिशा देने के मकसद से बनाया गया था। इसकी स्थापना के पीछे का कारण एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो स्टेट के साथ सेंटर स्कीम बनाकर पैसों का बंटवारा कर सके, जो सेंटर और स्टेट के बीच एक कोऑर्डिनेशंस का काम कर सके। आगे चलते हैं। योजना आयोग का वर्क डायरेक्शंस था कि उसमें प्राथमिकताओं के आधार पर, प्रायोरिटी के हिसाब से यह बताना कि कितने चरणों में इसे लागू किया जाएगा। हर चरण के मुताबिक संसाधनों का निर्धारण करना, उन कारणों का पता लगाना जो विकास की राह में बाधा बन सकती हैं, और ये बताना कि मौजूदा सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से उस पर सफलतापूर्वक अमल कैसे हो। योजनाओं की सफलताओं के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, ताकि हर चरण में योजनाओं को सफलतापूर्वक उसके सफलताओं को सुनिश्चित किया जा सके। हर फेज में काम की प्रगति का मूल्यांकन हो सके और नीति को समायोजित रूप से सुझाव भी दिया जा सके, यानी रिपोर्टिंग किया जा सके। योजना आयोग बेसिकली 3 बिंदुओं पर आधारित था, 3 मेन पॉइंट्स पर आधारित था। पहला था डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना। सेकंड था सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। एंड थर्ड था पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस के साथ जस्टिस करना, पॉलिसी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना ग्राउंड के ऊपर। अब बात प्रश्न ये होती है कि इसे बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या कारण था कि इसमें बदलाव ही ज़रूरी था। क्या योजना आयोग अपने कार्यों पर खरा नहीं उतर रहा था? क्या इतना यूजलेस हो गया था कि बदलते भारत में इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही थी? क्या जो कमियां थी उसे दूर नहीं किया जा सकता था? क्या योजना आयोग का नाम वाली जो संस्था थी उसकी उपयोगिता खत्म होती जा रही थी? इस इंस्टीट्यूशंस का कोई यूज नहीं था? समय के साथ एक ऐसी भावना डेवलप हुई कि प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेट को ज़्यादा समय स्टेट को पैसे फंड एलोकेट में ही लगा रहा है। उसका जो मेन काम है, जो उसका प्लानिंग कमीशंस का जो मेन रोल है, न्यू पॉलिसी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए प्लानिंग कमीशन टाइम ही नहीं दे पा रहा था। उसके पास समय की अभाव हो रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा समय स्टेट को पैसे एलोकेट में लगा रहा था।
प्लानिंग कमीशंस को जिस सरकमस्टांस से बनाया गया था वह सरकमस्टांस बदल चुके थे। पिछले 65 सालों में यह काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे। ये पॉलिटिकली बदल चुके थे, ये इकोनॉमिकली बदल चुके थे और ये सोशली बदल चुके थे। इन सबों के अलावा गवर्नमेंट के काम करने का तरीका भी बदल रहा था। और जब गवर्नमेंट का काम करने का तरीका बदल रहा था, ओवरऑल सारी कंडीशंस बदल रही थी, तो इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट पॉलिसी में इनपुट दे रहा है, डेवलपमेंट से रिलेटेड एनालिसिस कर रहा है, तो इसको भी बदलने की ज़रूरत है। इसलिए प्लानिंग कमीशंस की जगह एक नए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसके बनाने के पीछे तर्क क्या दिया गया, मतलब लॉजिक क्या थी। एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो एक ऐसा वर्क कल्चर को डेवलप कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो चीज़ों को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवा सके, जो डेवलपमेंट के प्रगति को एक हॉलिस्टिक वे में, हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह काम करे, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करे, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके चले और उनसे इनपुट ले, बाद में प्लान को एग्जीक्यूट करे। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि नए भारत के बदलते माहौल में शासन और नीति के संस्थाओं को नई चुनौतियों को अपनाने की ज़रूरत है और यह अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप हो, वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही भारत के नागरिकों को शासन और नीति में बदलाव में संस्थागत सुधार की भी ज़रूरत है। मतलब इसको बदलना ही एक ज़्यादा यूज हो गया था। इसमें बड़े बदलाव की रूपरेखा को तैयार करके उसमें पोषण किया जा सके। आगे चलते हैं, नीति आयोग के स्ट्रक्चर को देखते हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। इसमें एक गवर्नर काउंसिल भी होता है जिसके सदस्य राज्यों के सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं। यूटी के यानी कि यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश के एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इसके तहत एक रीजनल काउंसिल भी होता है। अति आवश्यक मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। इसके मेंबर भी उस एरिया से जुड़े, मतलब जिस एरिया के लिए सिचुएशंस पर्टिकुलरली बनाया गया है रीजनल काउंसिल, उससे उस एरिया से जुड़े जो क्षेत्र आएंगे उससे उसके चीफ मिनिस्टर, और अगर कोई यूटी आता है तो उसके एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट इन्विटीज भी होंगे जो संबंधित कार्य क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होंगे, जानकार होंगे। इसकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क को देखते हैं, क्या है ये, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, इसके एक वाइस चेयरपर्सन भी होंगे। फुल टाइम मेंबर, इसके अपॉइंट को प्राइम मिनिस्टर, मतलब फुल टाइम मेंबर होंगे जिसके अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे जिसकी अधिकतम संख्या 2 होगी। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, इसके लेवल पे होंगे, इसके मतलब स्तर तक होंगे। इसकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नीति आयोग के लिए एक सचिवालय जो कि अति आवश्यक हो उसके अनुसार होगा, मतलब अगर इम्पॉर्टेंट जरूरी है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फाउंडेशंस पिलर को देखते हैं। फाउंडेशंस पिलर, पहले पॉइंट्स को देखते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, सारे स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तथा सेंटर के साथ कोऑपरेट करें, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट हो सके। मतलब स्टेट और सेंटर कोऑपरेट करें ताकि नेशनल डेवलपमेंट में अपनी रोल को प्ले कर सके। चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों मिलकर नेशनल राष्ट्रीय हित में काम कर सके। और स्टेट की आवाज़ को, सबसे मेन पॉइंट, स्टेट की आवाज़ को वैल्यू दी जाए। ऐसा नहीं कि स्टेट कोई एडवाइस दे रहा तो चलो ठीक है आपकी बात सुन लिए पर फिर इसके वो देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं थी इसमें, क्योंकि स्टेट की आवाज़ को वैल्यू दिया जाता था, उसको सुना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है
नॉलेज एंड इनोवेशंस हब, एक नॉलेज हब हो जहाँ नॉलेज इंटरनल सोर्स से हो सकता है चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सों से हो, वहाँ पर इनोवेशंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जा सके। क्योंकि एक थिंक टैंक है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है, तो इसका काम एनालिसिस करना होना चाहिए। जैसे कि बाकी की दुनिया में मतलब बाकी के देशों में जो डिसीजन लिए जा रहे हों उस पे, मतलब वो वहाँ पे जो कार्य हो रहे हों उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके क्या पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं और क्या नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं, एक केस स्टडी के रूप में उसको स्टडी करें और दोनों पहलू को देखें। मतलब डिसीजन के बाद उसमें सकारात्मक परिवर्तन क्या है, पॉजिटिव चेंजेस क्या है और नेगेटिव चेंजेस क्या है, इन सबों को स्टडी करके और फिर मशीनरी के साथ सारे मिनिस्ट्री के साथ इसको डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशंस, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, यानी किसी भी प्रोग्रेस में अगर मतलब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशंस में कोई कमी रह गई हो, अगर प्रोग्राम चलाते वक्त अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रही होगी तो उस कमी को देखकर पूरा करना, मतलब उसके कमियों को दूर करने के लिए कार्य करना। इसके लिए सेंटर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आपस में बात करना। इसके लिए कोई पॉलिटिकल अप्रोच ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर में अगर अलग आइडियोलॉजी की सरकार हो, स्टेट में अलग आइडियोलॉजी की सरकार हो, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट ना करे, आपस में एक दूसरे को सहयोग ना करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, नीति आयोग के स्पेशलिस्ट विंग को देखते हैं, यानी ब्रांच को देखते हैं। फर्स्ट है रिसर्च विंग, या अपने क्षेत्र के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिसर्च के क्षेत्र में जो काम करते हैं उसे आगे बढ़ाने में मदद करें, मतलब उसको हेल्प करें। ओवरऑल कहने की बात है कि जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे होंगे उसको एक सपोर्ट देना और उसको आगे बढ़ाना, ये काम रिसर्च विंग के थ्रू किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कंसल्टेंसी विंग, यानी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करवाना। एक तरह से कहें तो मैच मेकर की तरह कार्य करना, मतलब पॉलिसी टूल्स को प्रोवाइड करवाना, खुद ना देना, ऐसे संगठन को ढूंढना जो पॉलिसी को दे सके, उसके बीच में ब्रिज का काम करना। नेक्स्ट पॉइंट है टीम इंडिया, यहाँ में मतलब यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लोग हों, स्टेट के जितने भी मिनिस्ट्री है उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, सेंटर मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो एक साथ मिलकर काम करे, एक टीम भावना की तरह काम करे, जो राष्ट्रीय सहयोग जिससे मिलकर राष्ट्रीय सहयोग हो सके, राष्ट्रीय का निर्माण में अपने रोल को प्ले कर सके। आगे चलते हैं, नीति आयोग के उद्देश्य को देखते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय हित के लिए राज्यों की भागीदारी के साथ साथ मतलब साझा दृष्टिकोण को अपनाना, इसके फर्स्ट उद्देश्य हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध करवाना। थर्ड है संरचनात्मक सहयोग की पहल और संवाद को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना और योजनाओं की प्रक्रिया को विकास करना, मतलब उसके रूपरेखा तैयार करना। फिफ्थ है योजना को उच्च स्तर तक पहुंचाना ताकि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। छठा है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के अनुरूप नीति को तैयार करना। सातवां है सेवेंथ पॉइंट, नीति आयोग उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा जो आर्थिक लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं, मतलब ऐसे लोगों पे विशेष ध्यान देगा जो मतलब कमजोर तबके हैं और उनको सही तरीके से उस तरह का लाभ मिल नहीं पाता, उस पर विशेष ध्यान देगा। 8 पॉइंट है रणनीतिक और लंबे समय के लिए नीति और कार्यक्रम बनाना जो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर सके। 9th है शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना, मतलब दोनों में भागीदारी हो, कोऑपरेशन हो सके, ऐसी कोई बातें करना। इसका आगे पॉइंट है टेक्नोलॉजी के विकास और क्षमता पर जोर देना, मतलब 10वां पॉइंट है टेक्नोलॉजी के विकास और क्षमता पर जोर देना। आगे चलते हैं, नीति आयोग के फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन की बात करें तो पहला पॉइंट है
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को बेहतर रणनीति और तकनीकी सहायता मुहैया करवाना, मतलब बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करवाना और जो एडवाइजरी जो उसके अनुरूप हो उसको देना, ताकि सही तरीके से वो काम कर सके। सेकंड पॉइंट है सरकारी योजनाओं को निगरानी एवं क्रियान्वित करने में सहायता करना और सही डायरेक्शन और पॉलिसी इनपुट देना, ताकि सही तरीके से काम को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि अगर डायरेक्शन सही नहीं होगा, एडवाइस सही नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी क्रियान्वित मतलब कोई भी योजना कितनी भी अच्छी हो उसको ग्राउंड पर सही तरीके से नहीं उतारा जा सकता है। इसीलिए सही एडवाइस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। थर्ड है संसाधनों के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना तथा प्रगति और कार्यों का मॉनिटरिंग करना, मतलब जो रिसोर्सेस है उसको देखते हुए कार्य को बनाना और बनाते वक्त जो कार्य मतलब किए जा रहे हैं उस पर क्या लूप फॉल्स हो रहा है उसको मॉनिटर करना, ताकि चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और अपने काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। आगे चलते हैं। नीति आयोग के मतलब नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस जो है उसको देखने समझने का प्रयास करेंगे हम। पहला पॉइंट है डिफरेंस में, योजना आयोग में एक वन वे डायरेक्शंस था। इसको ध्यान से समझेंगे। योजना आयोग में वन वे डायरेक्शंस था, सेंटर टू स्टेट, मतलब ये जो डायरेक्शंस की बात कही जा रही है ना, वो सेंटर टू स्टेट है, मतलब सेंटर टू स्टेट ये डायरेक्शंस का एक तरीका था। ऊपर की सरकार के द्वारा नीचे की सरकार को डायरेक्शन दिया जाता था और ये कहा दिया जाता था कि इसको इम्प्लीमेंटेशंस करो या ना करो। खुद डिसीजन ले लिया जाता था और स्टेट को बता दिया जाता था कि इसको इम्प्लीमेंटेशंस करो। मतलब अगर आप बात करें तो किसी टॉप हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे बैठे लोग डिसीजन ले लेते थे और वो पूछते भी नहीं थे कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, ये सिर्फ आदेश देते थे कि आपको ये इम्प्लीमेंटेशंस करना ही है। मतलब उनको उनके किसी भी फीडबैक को नहीं लिया जाता था और ना पूछा जाता था कि आपके इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशंस के हिसाब से ये आपके लिए सही है या नहीं है। बस ऊपर के लोग डिसीजन लेते थे, मतलब हायरार्की में बैठे टॉप पोजीशंस पे लोग डिसीजन लेते थे और डिसीजन को पास कर देते थे कि आपको ये मतलब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है अपने राज्यों में। एक कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच की तरह काम करते थे कि आप इसको लागू करो ही करो। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं था, उसमें राज्यों की भागीदारी अच्छी थी। उसमें नीति आयोग में राज्यों की आवाज़ को सुना जाता था, उनको वैल्यू दी जाती थी। मतलब स्टेट की तरफ से अगर कोई एडवाइस आती है, नीति आयोग की बात करें तो अगर स्टेट की तरफ से कोई एडवाइस आ रही है तो उसको सुना जाता था कि नहीं, कि स्टेट की तरफ से भी कोई नई आइडिया आए ताकि उस चीज़ों में और इंक्लूड करके अच्छे से काम कर सके। ऐसा काम नीति आयोग में होता है, उसमें स्टेट के वैल्यू को प्रायोरिटी दी जाती है। बट योजना आयोग में ऐसा नहीं था। योजना आयोग में हमने देखा कि वो एक कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच की तरह काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस में, योजना आयोग में एक रीजनल काउंसिल मतलब योजना आयोग में रीजनल काउंसिल का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन नीति आयोग में एक रीजनल काउंसिल का प्रावधान था। हमने देखा था कि जब रीजनल स्ट्रक्चर के देख रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि एक रीजनल काउंसिल होगा, मतलब जो एरिया से पर्टिकुलर रिलेटेड होंगे उसमें उसके चीफ मिनिस्टर को उसमें मेंबर बनाया जाएगा, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेंबर बनाया जाएगा और पे एक जगह बैठकर सिचुएशंस को हल करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था नीति आयोग में है जो योजना आयोग में नहीं थी। थर्ड पॉइंट है योजना आयोग में फंड एलोकेशंस पर ज़्यादा ध्यान और फोकस दिया जाता था, लेकिन नीति आयोग में सरकार के लिए एक थिंक टैंक, नीति आयोग जो है सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता था, जिसकी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। इसका ध्यान जो था इंडिया को ग्रोथ दिलाने में था कि इंडिया को कैसे ग्रोथ दिया जा सके, इनोवेटिव आइडिया कैसे लाए जा सके, यानी बदलते वक्त के हिसाब से, नए वक्त की नई ज़रूरतों के हिसाब से नीतियों को बनाना, पॉलिसी को बनाना।
इसका मेन फोकस था नीति आयोग का। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि चौथा पॉइंट है, योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच से काम करता था, यानी कि ऊपर से आइडिया आते थे और सीधा बोल दिया जाता था कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर एक हायरार्की की बात करें तो यहाँ पे बैठे लोग एक कोई डिसीजन ले लेते थे और वो पास करते थे कि स्टेट को कि आपको ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना है। वो पूछते नहीं थे कि आपको क्या ये डिसीजन से किस तरह के लूप होल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। बस ऊपर से नीचे तक आइडिया को पास कर दिया जाता था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। लेकिन नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच से कार्य किया जाता था, यानी कि स्टेट नीचे से आइडिया देंगे और सेंटर उस आइडिया को अडॉप्ट करेगा या देखेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना है या नहीं करना है। अगर हायरार्की की बात करें नीति आयोग में, या स्टेट की बात करें या सेंटर की करें, तो आइडिया को ऊपर नीचे से ऊपर ले जाया जाता था। एडवाइस दिया जाता था सेंटर को कि इस योजना में ये हो सकता है, ये सिचुएशंस को देखते हुए जो अभी तक के जो रोल प्ले कर रहे हैं योजना में, उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सके, उसके एडवाइस को लिया जाता था। मतलब सेंटर के द्वारा स्टेट के वॉइस को सुना जाता था, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि हाँ उसमें से कोई अच्छी आइडिया आएगी। उस चीज़ों को मानना या ना मानना एक अलग बात होती है, लेकिन कम से कम आप स्टेट के वैल्यू को सुन तो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको दरकिनार कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनको इस बारे में काफ़ी अच्छे नॉलेज थे, क्योंकि वो 15 साल चीफ मिनिस्टर किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर होकर आए थे। तो उनको अंदाज़ा था कि योजना आयोग में स्टेट की क्या वैल्यू होती थी, क्या जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर योजना आयोग में अपनी बातों को रखते थे उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। और अब जब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वो जब अब नीति आयोग के जो बोर्ड काउंसिल की जो मीटिंग लेते हैं तो उसमें उस बात को भली भांति जानते थे कि समझते हैं कि हमें, जब मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, यानी कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने होते थे, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की और उस चीज़ों को समझने के साथ साथ स्टेट के रोल को भी आगे बढ़ाने की बात कही। फ्रेंड्स, इस तरह हमने योजना आयोग से नीति आयोग तक बनने के सफ़र को देखा और उस वक्त जो प्रश्न थे कि क्या नए मॉडल से सचमुच देश के वास्तविक समग्र विकास का रास्ता निकलेगा, इन तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की तथा इसे समझने का प्रयास किया। वन बाय वन हर एक टॉपिक्स को हमने देखा कि पहले क्या सिचुएशंस थे और अब के क्या सिचुएशंस थे। मतलब नीति आयोग में क्या चेंजेस आए, नयापन क्या आया जो योजना आयोग में नहीं था, और योजना आयोग में क्या खामियां थी जो दूर करके नीति आयोग में उसको सुधार कर अपनाया गया। क्या सिर्फ स्ट्रक्चर बदलने से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या सचमुच चीज़ें बदल रही है। इस तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा किया कि नीति आयोग किस तरह योजना आयोग से अलग है, किस तरह कार्यों को इम्प्लीमेंट कर रहा है और क्या क्या चैलेंजेस को फेस करते हुए स्टेट के बातों को सुनते हुए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, ताकि और सारे मिनिस्ट्री के साथ, स्टेट मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके एक विस्तारित रूपरेखा को तय करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसके थ्रू आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसी आवश्यक सूचना, इम्पॉर्टेंस, ऐसी नॉलेज सबों तक पहुंच सके। और इसके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।